बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट को अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अवाम की बात करते हैं लेकिन असल में काम आपका है, और अपने फैसलों को दुआम बख्शने के लिए और इमरान खान के फैसलों को पाबंद सलासल करवाने के लिए आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जजेस पर शबून मारा और आईनी पैकेज के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और मुल्क की दीगर अदालतों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। ये कहानी शुरू उस वक्त हुई जब पाकिस्तान की अदालतों के जजेस ने यह कहा कि कोई है जो हमें कंट्रोल करता है, कोई है जो हमारे बेडरूम्स में भी देख रहा है, कोई है जो हमारे खानदान के लोगों को उठा लेता है, और कोई है जो धमकियां देता है, फाइलें खोलता है और फिर जाली डिग्री का जो राग लापा जा रहा है इस मुल्क के अंदर। ये तमाम टैक्टिक्स थे जिससे जजेस को जब आप कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर हुकूमत का सहारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किस तरह से लेती है, वो नंबर्स पूरे करवाकर, और जोड़ तोड़ का जो खेल 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद शुरू हुआ, आज इसका जो फाइनल राउंड है वो हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में देखेंगे। दोनों ऐवानों में मैदान सजेगा, बोलियां लगी, लोगों को उठाया गया डरा धमका कर, अब एक आईनी पैकेज पर इसे पास करवाने के लिए जा रहे हैं। व्यूअर्स, जो पिछले 24 घंटों के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो इस वक्त हो रही है, मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूं। फजलुर रहमान साहब ने जाना था जी कराची, खबर ही आई कि अब वो नहीं जा रहे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप राहदारियों में चलते हुए मौलाना को देखें तो जब उनसे सवाल किया जाता है कि मौलाना साहब आप आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, वो कहते हैं बिल्कुल हम आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, और आइन ये हमें इजाजत देता है कि पाकिस्तान के अंदर तरामीम की जा सके, ये हमारा इस्तेहकाक है। और फिर उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर मुख्तलिफ इशारे ये भी दिए कि जो हलवा उनके सामने रखा गया है, इस हलवे में उनकी क्या फरमाइश थी और हुकूमत क्या कर रही है। फजल रहमान ये समझते हैं कि जजेस को एक्सटेंशन ना दी जाए, यानी उम्र बढ़ाने वाला जो मामला है इसके ऊपर वो अभी भी किसी तरह मान नहीं रहे, और इस पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जस्टिस काजी फायद ईसा को इसका बेनिफिशरी चूंकि बनना है तो इसमें बढ़ा दिया जाए। वो ये कहते हैं कि जो सीनियरिटी वाला मामला है, जो मेरी व्यूअर्स खबर है कि आने वाले आइंदा चीफ जस्टिस से इसका आगाज किया जाए, और इस पूरे आईनी पैकेज का इतलाक जजेस की तैनाती चीफ जस्टिस की तैनाती से हो, यानी 5 जजेस सीनियरिटी की बुनियाद पर आप जो लगाते हैं ऐसा नहीं हो, बल्कि 5 जजेस के नाम जाएं, उनमें से एक को चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। काजी साहब को आप घर जाने दें, क्योंकि इनके ऊपर पहले ही इल्जाम है मुबारक सानी केस के अंदर, और हम जो हैं किसी सूरत भी इस मामले से पीछे जो है वो नहीं हटेंगे। व्यूअर्स, 2 चीजें और भी इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, और जो नंबर गेम थी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि इनको अभी भी नंबर्स इनके पूरे नहीं है। एक तो जो कल तारिक फजल चौधरी ने कहा था ना कि मैं यकीन से कहता हूं, और वो जो उनका यकीन था वो ऑब्वियसली किसी बुनियाद पर था कि आज पार्लियामेंट के अंदर आईनी पैकेज पेश नहीं होगा, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो गफूर हैदरी साहब चीन के दौरे पर है और हमजा शहबाज इस वक्त फ्रांस में हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आएंगे ये मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और आज वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब व्यूअर्स होगा क्या, मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ये मैं आपको बता देता हूँ। एक उन्होंने कहा कि जो पैनल है जुडिशल कमीशन और पैनल और पार्लियामानी कमेटी को जुडिशल कमीशन के बराबर लाने पर गौर करें, और आपका बिल देखकर मुशावरत के बाद हमारा फैसला होगा। आपसे कुछ ही देर पहले जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था, कामरान मुर्तजा साहब टेलीविजन पर आए और उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमने वो बिल भी नहीं देखा कि हुकूमत करने क्या जा रही है, जब तक बिल नहीं देखेंगे हम इसके ऊपर फैसला नहीं करेंगे। मैंने JUI फे के अंदर कुछ लोगों से बात की और मुझे ये बताया गया कि काजी साहब को कुर्सी पर बैठाने के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म का हमारा इख्तलाफ पाया जाता है, और हम ये चाहते हैं कि नए जजेस यानी सीनियरिटी वाले मामले पे हम हुकूमत का साथ दें। और सीनियरिटी आपको ये जो इख्तियार है व्यूअर्स, इससे पहले पार्लियामानी कमेटी के पास ये इख्तियार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद तरमीम हो गई और फिर सीनियरिटी वाला मामला आ गया, और फिर जजेस की तैनाती के ऊपर भी सारे का सारा जो कंट्रोल था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास था। लेकिन ये तमाम जो सेटिंग्स हैं ये शायद किसी और को सेट होने नहीं देगी। जजेस की मुदाखलत वाला मामला और उनके काम में मुदाखलत जो होती रही, जब आप उसे एक्सपोज करते हैं ना तो फिर उसका वाहिद हल ये था आईनी पैकेज, तो बात ना माने तबादला कर दो। जस्टिस जो जहांगीरी हैं अभी तक उनका तौहीन अदालत वाला मामला क्यों नहीं
अब तक सुनवाई उसकी हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के वाले मामले पर अभी तक क्यों बात आगे नहीं बढ़ी? इसीलिए कि इधर से आईनी पैकेज आएगा, उधर से ये जजेस का तबादला शुरू कर देगा और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद के जो तीनों जो हल्के हैं जहां से ये मामला जो है इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, वहां पर भी एक नया जज जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात किया जाएगा। अगर ये 180 दिन के अंदर अंदर यानी 8 फरवरी के बाद जब ये दरखास्तें आपके पास आई, उस वक्त ही ये फैसला कर दिया जाता तो यकीनन आइन साजी के अंदर, कानून जो तरमीम आप लेकर आते हैं कानून साजी के अंदर, आपने तो पार्लियामेंट को एक फेक पार्लियामेंट बनाकर आप क्या कर रहे हैं, आप उस पार्लियामेंट से ये सब काम करवा रहे हैं जो आपका इस्तेहकाक नहीं, यानी जाली मैंडेट वाली हुकूमत जाली लोगों से अब इसके ऊपर कार्रवाई करवाएगी, इसको इस्तेमाल करेगी और फिर आप जमहूरियत का नारा लगाएंगे। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि यूसुफ गिलानी साहब ये कहते हैं कि जो बिल पेश हो रहा है इसमें कोई खास बात नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो बिल हम पास करेंगे, किसी को फिक्र की जरूरत नहीं है। सर फिक्र तो आपको करनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम तो पहले भी भेड़ बकरियों की तरह पार्लियामेंट की तरफ देखती है और पाकिस्तान की, मुझे यकीन है कि मेजॉरिटी जो दही इलाके हैं जहां पे शऊर नहीं, सिंध के, इंटीरियर सिंध के और पंजाब के वो इलाके जहां पर तालीम नहीं है, बलूचिस्तान और केपी के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये असम्बलियां होती क्या हैं, यहाँ पर कवानीन कैसे पास किए जाते हैं, लोगों को नहीं पता। उन्हें सिर्फ ये पता है कि बिजली के बिल महंगे आए, रोटी पूरी कैसे करनी है, नौकरियां नहीं है। ये तमाम आम आदमी के मसाइल हैं। ये मसाइल जब आप कहते हैं ना फिक्र ना करें, ये मसाइल आपके हैं कि कोई जब आपके खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, कोई फैसला आ जाए, ये वही यूसुफ गिलानी जिनके बेटे ने पूरी कौम को ट्यूशन पढ़ाई कि आपने धांधली कैसे करनी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर इस मुल्क के अंदर लोग अपने हकूक के लिए कई कई बरस इन अदालतों में चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। हाँ, एक काम अच्छा किया है पंजाब हुकूमत ने, उन्होंने जो कोर्ट फीस है जी वो कम से कम 10 रुपये कर दी है कि ठीक है तुम अगर इंसाफ के लिए जाओ, तुम्हारे लिए ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि तुम्हारी फीस जो है वो कम हो जाए। व्यूअर्स, जो इस वक्त पार्लियामेंट की सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, और हामिद रजा साहब ये क्या कहते हैं। हामिद रजा साहब ये कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ हमने अपने 5 अरकान के नाम जाहिर किए थे और 41 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक SIC यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ है और इन लोगों को हमने बाकायदा तौर पे एडवाइजरी जारी की कि आप लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर्स हैं, लिहाजा हमारी जमात का कोई शख्स हुकूमत के साथ नहीं जा सकता और अगर कोई गया तो हम इस केस को उठाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे, ये भी इन्होंने कहा। 41 अरकान को PTI के खिलाफ PTI के हल्फनामे जमा करा के एड्रेस किया गया। अच्छा, अब इसमें ना 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था और ये इसीलिए 41 लोगों की जो तादाद है ये एक सोने का पहाड़ है जिसके ऊपर आज हुकूमत गदर मचाने जा रही है। जब 41 अरकान पार्लियामेंट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से नहीं और वो आज़ाद हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट सो रही है। ये सोया हुआ महल है जो कभी भी नहीं जागेगा। जो उस वक्त जागता है जब कोई कमिश्नर रावलपिंडी आकर इनके खिलाफ बात करे तब जाग जाता है। ये खरामा खरामा चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर पहुंचकर अपना दिफा करता है। ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है जब इनका अपना केस हो। ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है जब फुल कोर्ट बिठाना हो और दुनिया को दिखाना हो कि इस अदालत के अंदर लाइव कवरेज भी होती है। सुप्रीम कोर्ट तब जागता है जब सिकंदर सुल्तान राजा के हकूक की बात हो, अगर मैं जहाज में बैठ जाता तो क्या होता है। ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है जब आपने कमिश्नर्स और हाई कोर्ट के फैसलों को वापस करना हो और मर्जी का अमला डिप्यूट करना हो। ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है जब इंसाफ डंडे के जोर पे लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है जब मामला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हो और अपने कबीले से ताल्लुक रखने वाले हर उस फर्द का हो जिसकी के लिए आप सहूलतकारी करते रहे। ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है जब आप पार्लियामान की इज्जत की बात करें और सिर्फ ये इज्जत उन लोगों की है जो आपके कबीले से जिनका ताल्लुक है। ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है जब पार्लियामेंट में आप तकरीर करें और आपको इज्जत और मान और सम्मान दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है जब आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट के हकूक की बात करते हुए ये कहें कि जनाब हमारे हकूक, हम आपके हकूक के अंदर दखल अंदाजी ना करें, यही एक दूसरे के हकूक का एहतराम है। और ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है
जब किसी आम आदमी को 32 साल 30 साल की सजा हो जाए और वो 30 साल बाद आपके दर पर आए, और 30 साल बाद की उम्र पूरी होने के बाद, जो म्याद है पूरी होने के बाद, जब आपको ख्याल आता है और आपने उस केस को बतौर नज़ीर पेश करना हो, अपने पिछले जजेस के ऊपर तनकीद करनी हो, तो व्यूअर्स ये सुप्रीम कोर्ट तब जागता है। तो सुप्रीम कोर्ट सर सोया हुआ है और ये जागेगा नहीं। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं, और बहुत ही तकलीफ के साथ ये मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अब कवरेज नहीं होगी, और खबर ये आ रही है कि पार्लियामेंट में कर्फ्यू का समय है, राहदारियों के ऊपर पहरेदार खड़े कर दिए गए, और जिसके हाथ में भी मोबाइल फोन होगा उससे सवाल ये पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान के किस टेलीविजन चैनल से है। मखसूस लोगों को पार्लियामेंट की राहदारियों में जाने की इजाजत है, और बाकायदा तौर पे ऑर्डर ऑफ द डे है पार्लियामेंट के अंदर, किसी का इंटरव्यू, किसी का शॉट और किसी की बात नहीं होगी। चूंकि लोग सवाल करेंगे ना कि मौलाना साहब आप तो कहते थे कि हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, आप आज किस आइन और कानून के साथ खड़े हैं? मौलाना साहब आपने तो कहा था कि हम इस हुकूमत के साथ इत्तेहादी नहीं बनेंगे, लेकिन आज आप कहां खड़े हैं? अब ये होगा पता क्या, मौलाना साहब को ना आहिस्ता आहिस्ता हलवा तैयार किया, फिर खिलाएंगे, फिर साथ जो है वो बादाम पिस्ते वाला दूध भी पिलाया जाएगा। मौलाना साहब ना ये आहिस्ता आहिस्ता बेनिफिशियरी बनेंगे। पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें होंगी, आज नहीं कल ये जरूर होगा, और राहदारियों पर पहरेदार इसलिए खड़े कर दिए गए ताकि लोग सवाल ना करें और बाहर मौका ना मिले और इनको बचा लिया जाए पाकिस्तान के पार्लियामेंट से, पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट मीडिया है। इसलिए तो मैं कहता हूं आप लोगों को कि चैनल्स चाहे वो किसी का भी हो भाई, उसे सब्सक्राइब करें। इस बात को जरूर मद्देनजर रखिएगा कि वो लोग जो आपको गाय बगाए अपडेट रखते हैं उनके भी स्टेक्स हैं, और कईयों को जिंदगी के स्टेक्स हैं, कईयों के ऊपर प्रेशर है हर वक्त इदारों का, और सच बोलना सर आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए लोगों को जो आपको यूट्यूब्स के ऊपर अपने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सपोर्ट करते हैं, आपको आगाह करते हैं, उनको भी आप सपोर्ट करें। मसला सर ये यहाँ पे ये है ना कि आप जब किसी फस्तायत को एक्सपोज करते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया आपको बर्दाश्त नहीं करता, और आपको मीडिया से निकाल दिया जाता है, और फिर उन आवाज़ों को दबाने के लिए आपको या तो उठाया जाता है या आपके घर वालों पर तशद्दुद किया जाता है। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि जनाब देखें ये अपील कर रहे हैं और इसके पीछे ये मकसद है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि प्लेटफॉर्म्स कोई भी हों, वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कवरेज है, जिन लोगों को एक्सपोज करना है, ये काम इसी तरह जारी और सारी रहना चाहिए। अगर लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाएगा फिर कौन करेगा? आप समझते हैं कि पीटीवी वाले जाकर फजल रहमान साहब से कहेंगे सर आप तो कल तक तो कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे, और आज ये उन यूट्यूबर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का ही काम है कि वो जाकर मौलाना साहब से पूछें कि आप तो कस्में खाते थे जमहूरियत की और इस हुकूमत के साथ इत्तेहादी जो है हम नहीं बनेंगे, क्या पसे पर्दा कोई डील हुई और आपको किसी और शक्ल में कोई आपको फायदा पहुंचाया गया? तो इसीलिए व्यूअर्स पार्लियामेंट के अंदर इस कर्फ्यू का समय है, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल कवरेज से घबराकर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से मीडिया के लिए नए एसओपी जारी करवा दिए गए हैं, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट के हदूद के अंदर मोबाइल इंटरव्यू शॉट लेने पर पाबंदी के साथ साथ यूट्यूबर्स की निशानदही करने का कहा गया कि पकड़ा जाएगा। और अपने जो तमाम दोस्त वहां पर मौजूद है अपना ख्याल रखें, क्योंकि हुकूमत की फस्तायत सर ये अगला स्टेप है कि आप अब इस कानून साजी के ऊपर भी किसी तरह गुफ्तगू जो है वो नहीं कर सकेंगे। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर और भी दे दूं कि पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो चुका है। अगली वीडियो में हम मजीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो जमानत की मंजूरी का मामला था, इसको भी इन्होंने पीछे धकेल दिया है। और इसके बाद अब हुआ क्या है, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो जज ताहिर अब्बास सपरा साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इन्होंने तो एक तो जी रिमार्क्स दिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि वो ड्यूटी जज हैं, बेहतर है मुतल्लिका जज ही जमानत की दरखास्तों पर समाअत करे। वकला ने आज ही समाअत की दरखास्तें सुनने की इस्तः की तो पुलिस रिकॉर्ड आने की समाअत तक वक्फा जो है वो कर दिया गया। जज ने कहा कि शोएब शाहीन की दरखास्त जमानत पर आज ही दलाइल सुनकर फैसला करूंगा, जबकि दीगर पीटीआई रहनुमाओं की जमानत की दरखास्त पर समाअत पीर को होगी। क्यों ये इजलास हो जाएगा ना, ये तमाशा पूरा इजलास के लिए लगाया गया था। अब बैरिस्टर गौहर या फिर बाकी लोग जो इस वक्त हैं वो कितना मुकाबला करेंगे इस हुकूमत का? 10 लोगों को आपने जिनका बारे में ये पता था कि ये परखच्चे उड़ा कर रख देंगे, आपने उनको पकड़ लिया और अब इनकी जमानत की दरखास्त जो है वो पीर को सुन जाएगी, कल आईनी पैकेज आ जाएगा, फिर आप दरखास्त करेंगे, फिर आप छोड़ें ना छोड़ें।
तो ये तो मामला जो है वो शायद इतने सादा नहीं है। लेकिन देखना ये भी होगा कि चूंकि पार्लियामेंट को सब जेल करार दिया गया, अब ये लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो फिर क्या ये सेशन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। वकील हैं जी रियासत अली आज़ाद, वो ये कहते हैं, चूंकि शोएब शाहीन साहब का ये मामला है कि इस वक्त अडयाला जेल में एक मुकदमे में जमानत पर जबकि दूसरे में जिस्मानी रिमांड पर थे, वो हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया। अरकान कौमी असम्बली सब जेल में है मगर शोएब शाहीन और दीगर वर्कर्स को जेल में। अच्छा, अब ये कंफर्म हो गया कि वो जेल के अंदर नहीं, वो वहां पर हैं। 2 मेंबर्स इस्लामाबाद बार के सीनियर मेंबरान हैं। अदालत इस चीज़ को देखे कि FIR सस्टेनेबल नहीं है और FIR में पुलिस वाले को मारने का जिक्र है मगर साथ मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। शोएब शाहीन पर पिस्तौल का इल्ज़ाम है मगर रिकवरी एक डंडे की हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शोएब शाहीन की जमानत मंजूरी कर ली है और जज ताहिर सप्रा ने फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। और अब 19 सितंबर को होने वाली जो समात है तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से, इसे भी 10 अक्टूबर को ये लेकर चले गए हैं। अच्छा, एक चीज़ अच्छी हुई और ये होनी चाहिए सर, अगर तहरीक इंसाफ, बेशक आपकी एक सूबे में हुकूमत है, लेकिन जस्ट इमेजिन करें आपके साथ पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, तो अपने ज़ाती जो लड़ाइयाँ हैं घर में बैठकर सॉल्व करें। अगर किसी को कुर्सी से तकलीफ है या मसला है तो वो अपने भाई से बात करे और जाकर बताए कि उसकी क्या रिजर्वेशंस हैं और पार्टी के लिए कुर्बानी दें कि अपने मामलात को आपने घर में ही सॉल्व करना है, क्योंकि लोग उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। अब उस्मा बुखारी का क्या काम है KP के अंदर? उसे चाहिए कि वो पंजाब की बात करे, लेकिन वो तर्जुमान क्योंकि जिनकी है वो तर्जुमानी करती है। तो पता ये चला जी कि सूबाई वज़ीर शकील खान और जुनैद अकबर समेत नाराज रहनुमा भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ एक पेज पर आ गए हैं। शकील खान ने असम्बली इजलास में सूबाई हुकूमत के खिलाफ खिताब करना था, लेकिन अरकान असम्बली की गिरफ्तारी के बाद शकील खान ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयान से गुरेज किया। MLA जुनैद अकबर ने भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ जलसे करने थे, ताहम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र MLA जुनैद अकबर ने भी अपना फैसला मौखिर किया और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हक में बयान दिया। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मेरे लिए ना एक और भी बड़ा आज एक जुमला, इसको पढ़ने के बाद आपको भी पता चलेगा काजी साहब की हकीकत का। हामिद खान साहब ने ना इनका केस लड़ा था जब इनके ऊपर मुकदमा रेफरेंस बनाया गया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, ये खुद भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस गंदा रोल अदा कर रही है। ये इनके वकील थे जिनके हामिद खान साहब काजी साहब के बारे में कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा चीफ जस्टिस एक गंदा रोल अदा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द गायब हो, क्योंकि ये तारीख का मुजरिम चीफ जस्टिस है, गलत फैसले कर रहा है। हम चाहते हैं कि मौसूफ फारिग हो, अगला चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नोटिफाई हो। सर हामिद खान साहब, ये आपकी सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाएगी और आप देखेंगे कि किस तरह से हामिद खान साहब जो हैं, जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आईनी पैकेज आ गया सर, और आईनी पैकेज के ऊपर अमल करके ये पूरे का पूरा मामला जो है वो समेटने जा रहे हैं। अच्छा, हुकूमत को सेनेट पे मंजूरी के लिए मुश्किलात का सामना ये क्या है जी, मैं बता देता हूँ। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सेनेट में आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 64 अरकान की हमायत दरकार है, जिसमें JUI के 5 वोट हुकूमत को पढ़ने की सूरत में हुकूमत को 64 अरकान की हमायत हासिल हो जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि JUI ने ताहाल अपने वोट आईनी तरमीम के हक में डालने का फैसला नहीं किया। अगर JUI वोट के लिए हमायत का ऐलान कर भी दे तो हुकूमत को सेनेट में एक रुकन की कमी का सामना है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे और चेयरमैन की ऐवान में मौजूदगी की सूरत में कोई और चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ज़राए ये भी बताते हैं कि यूसुफ गिलानी के इजलास चेयर करने के बायस हुकूमत के पास सेनेट में 63 वोट रह जाएंगे, लिहाजा सेनेट में एक वोट की कमी को कैसे पूरा किया जाए, इस हवाले से हुकूमत शशोपंच का शिकार है। जबकि हुकूमत इजलास की सदारत किसी अपोजिशन रुकन से कराने का रिस्क भी नहीं ले सकती। हुकूमत का दावा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM और MN और ANP के 3-3 वोट भी आईनी तरमीम के हक में जाएंगे, जबकि नेशनल पार्टी मुस्लिम लीग काफ का 1-1 वोट भी आईनी तरमीम के हक में होगा। सेनेट में मौजूद 4 आज़ाद अरकान भी आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। ठीक हो गया। दूसरी जानिब सेनेट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सेनेट में मौजूद 4 आज़ाद, दूसरी जानिब सेनेट में अपोजिशन PTI सिंध, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, BNP और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अरकान पर मुश्तमिल है और इस वक्त सेनेट में पीपल्स पार्टी के 24 और मुस्लिम लीग नून के 19 अरकान मौजूद हैं। तो नंबर ही पूरे नहीं है, फिर क्या होगा। तो अल्लाह ताला जी पाकिस्तान के हाल पर रहम करे। आपने आज
2 रकत नमाज पाकिस्तान के लिए, 2 रकत नमाज हाजत ज़रूर जो है वो पढ़नी है। और अल्लाह से दुआ करें कि इन इन लोगों के मकासद जो हैं वो कामयाब ना हो, जो भी हो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। क्योंकि आप यकीन करें, जब पार्लियामेंट सही तरह से काम नहीं करती ना, तो आम आदमी जो रेडी बान है ना, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जाता है। इंसाफ नहीं होगा, जब ऊपर इंसाफ नहीं होगा, सही लोग जो हैं उनका इंतखाब नहीं होगा, मुंतखब अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो पार्लियामान में नहीं पहुंचेंगे। जब पार्लियामान में नहीं पहुंचेंगे तो फिर किस तरह सही फैसले होंगे। इंसाफ की कुर्सियों पर बैठने वाले सब भूल जाते हैं कि उस कुर्सी से उन्होंने उतरना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की जंग जो है वो दुआ करें कि वो इस जंग में जीते। ये हुक्मरान अगर आज जीत गए तो फिर इनके बच्चे होंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी का अगला पूरा ख़ानदान तैयार है, फिर अगले उनके बच्चे होंगे। आसिफ जरदारी के पूरे ख़ानदान को तैयारी करवाई गई, रोज़ाना क्लासेस इनकी होती रही, बचपन से इनको बड़ा किया गया कि बेटे बड़े होकर हुक्मरानी करनी है, तैयार हो जाओ। और वो हुक्मरान बन गए। फिर हाउस ऑफ शरीफ की अगर बात करें, ये मामला वहाँ भी इसी तरह है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी नस्ल, दूसरी के बाद तीसरी नस्ल। तो क्या आम आदमी का बच्चा रेडी बान रहेगा? दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं बेहतर हों। व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी, अपने कमेंट्स भेजिएगा। और मेरी आज आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि ये चैनल्स, चाहे वो मेरा हो, किसी का भी हो, यूट्यूब का, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चूँकि ये अब जंग ना आम आदमी की जंग बन गई है। और आम आदमी की जंग में आप जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जो लोग बाहर रहते हैं, उनका इसमें बड़ा रोल होगा। मैंने इम्तियाज़ गुल साहब से हमारी मोबाइल के ऊपर एक गुफ्तगू हुई, तो वो कनाडा में थे पिछले दिनों। मैं आपको ये वाक़या सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत ही अहम है। वो ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ कम्युनिटी को इमरान खान के लिए पागल देखा है। अच्छा, हम तो खुद ओवरसीज़ कम्युनिटी, तो हमारे से ये बात क्या छुपी होगी। वो कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान की आवाम को पागल देखा। मैं कहा जी वो कैसे? वो कहते हैं कि जनाब, आप इमरान खान के खिलाफ बात तो करके देखें, तो लोग आपको बाकायदा काउंटर करते हैं और मेरिट के ऊपर, ये नहीं है। तो जो लोग के लिए मैंने कहा कि आप दुआ करें कि ये हमारे मुल्क के लिए सही फैसले कर सके और इन्हें कुर्सी से हटाया जाए, उनके हवाले से इतना कि जहर भरा हुआ है कि आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। अगर वो तैयारी कर रहे हैं ना कि एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल और तीसरी नस्ल की हुकूमत कैसे करनी है, उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि एक नस्ल के बाद शऊर का जो बीज आज बोया गया है वो दूसरी नस्ल में कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो फिर इसका आप मुकाबला कैसे करेंगे? यही वजह थी ना कि ओवरसीज़ कम्युनिटी को वोटिंग का हक जो है वो नहीं दिया गया। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।